Hi everyone, this is Ikhlaq Hussain Isfahani, PhD Scholar Accounts and Finance. लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि एलिमेंट ऑफ कॉस्ट क्या होते हैं मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ के, तो वो उसमें हमारे पास जो एक्सपेंसेस हैं उसके अलावा जो प्राइम कॉस्ट है उसको डिस्कस किया था। प्राइम कॉस्ट के जो एलिमेंट्स थे वो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस थे। उसके अलावा जो फैक्ट्री ओवरहेड के बारे में हमने डिस्कस किया था जिसमें इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस थे। आज मैं ये समझाने की कोशिश करूंगा कि हमारे जो स्टेटमेंट्स हैं डिफरेंट टाइप के, जो स्टूडेंट को डिफ़िकल्टीज पेश आती हैं तो वो कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि जो स्टेटमेंट्स हैं सीरीज में किस तरह से बनता है, जो दूसरे का इंटीग्रेट पार्ट होता है। अगर वो जो इंटीग्रल पार्ट एक स्टेटमेंट दूसरे का होता है, अगर ये कंसेप्ट समझ में आ जाए इसका फ्लो किस तरह से होता है, तो हमें टोटल अकाउंटिंग समझने में थोड़ी सी आसानी होती है। तो हम स्टेटमेंट्स की तरफ जाते हैं। जो फर्स्ट स्टेटमेंट बनता है हमारा, जनरल अकाउंटिंग की बात कर रहा हूँ, तो वो आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर, कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर, ये आपके पास फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट है। थर्ड जो स्टेटमेंट हम बनाते हैं दैट इज इनकम स्टेटमेंट, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में या फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पढ़ते हैं। फोर्थ इज ऑनर्स इक्विटी स्टेटमेंट, ऑनर्स इक्विटी स्टेटमेंट नॉर्मली हम पार्टनरशिप या सिंगल सोल प्रोप्राइटरशिप में पढ़ते हैं। अगर कंपनीज की तरफ जाए तो रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट इसको कहते हैं। तो फिफ्थ इज बैलेंस शीट, जो हमें लाजमी प्रिपेयर करनी पड़ती है, जिसको हम कहते हैं फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। इसके बाद लास्ट स्टेटमेंट दैट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। अच्छा, ये जो स्टेटमेंट हमने लिस्ट डाउन की है, 6 स्टेटमेंट्स हैं। ये सबसे पहली जो स्टेटमेंट है, कोई चीज़ आप बनाओगे, प्रोड्यूस करोगे, मैन्युफैक्चर करोगे, तो उसके बाद सेल करोगे, उसकी कॉस्ट आपने फाइंड करनी है। जो मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट है, सबसे पहली जो स्टेटमेंट बनती है इनिशियल, जो कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम इसको टोटली स्किप करते हैं, दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर। जब कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर बनाते हो, सबसे लेंदी स्टेटमेंट है ये, इसका इंटीग्रल पार्ट जस्ट वन अमाउंट आ जाता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में फिर आपके पास ये फिर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जब बनाते हो तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इनकम स्टेटमेंट में इंटीग्रल पार्ट आता है। एक सेल के बाद कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को माइनस करते हो, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। इसी तरह जब प्रॉफिट आता है तो वो इंटीग्रल पार्ट बनता है। ओपनिंग कैपिटल के बाद प्रॉफिट को ऐड करते हो, तो रिटेन अर्निंग की जो स्टेटमेंट है, कैपिटल में जो चेंजेस आई है तो उसके बारे में पता है। जब आपका प्रॉफिट आता है तो बैलेंस शीट में उसको ऐड करते हो, कैपिटल में प्लस माइनस करते हो, बैलेंस शीट स्टेटमेंट बनती है। उसके बाद कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट प्लस आपके पास कंपैरेटिव बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट जो एक साल की है, उससे आप क्या करते हो, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनते हो। तो ये आपके पास सीरीज है। तो सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर में क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो हम वो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, जैसे हमने लास्ट क्लास में किया था, उसको हम डिस्कस करते हैं। जैसे कॉस्ट होती है हमारी, कुछ कॉस्ट हमारी डायरेक्ट होती हैं, कुछ कॉस्ट हमारी इनडायरेक्ट होती है। अब इसमें हमारे पास मटेरियल भी होता है, लेबर भी होता है और एक्सपेंस भी होता है। इधर भी इनडायरेक्ट में भी मटेरियल आपके पास होता है, लेबर आपके पास होता है, उसके अलावा एक्सपेंसेस। इन सबको हम ऐड करते हैं तो ये फैक्ट्री ओवरहेड कहलाता है। इन सबको हमने ऐड किया तो ये प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में जब फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड करते हैं तो हमारे पास प्रोडक्शन कॉस्ट बनती है, फैक्ट्री कॉस्ट कहते हैं। चलो, ये आपके पास फैक्ट्री कॉस्ट बनती है। अब इसका जो स्टेटमेंट है, फॉर्मेट है, उसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर। आपने कंपनी में किसी चीज़ को प्रोड्यूस किया तो उसकी जो टोटल कॉस्ट आई, जिसको हम
टोटल कॉस्ट जैसे 100,000 यूनिट्स हमने प्रोड्यूस करना स्टार्ट किए, उन 100,000 यूनिट्स की जो कॉस्ट आई उसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर। जब पूरी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आएगी तो उसको डिवाइड करते हैं 100,000 यूनिट से, तो हमारे पास आएगी 1 यूनिट की कॉस्ट, जिसको हम मैंडेटरी समझते हैं हर यूनिट के लिए, और उसको उसी से हम कॉस्ट अप्लाई करके प्रॉफिट का जो मार्जिन है वो हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर स्टेटमेंट, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट। अब इस स्टेटमेंट को स्टार्ट करते हैं। इसमें हमने जैसे कल डिस्कस किया था, सबसे प्राइम कॉस्ट पहले फाइंड करना पड़ता है। मटेरियल हमारे पास जो अवेलेबल होता है उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले। द फर्स्ट स्टेज, आपके पास मटेरियल यूज कैलकुलेट करेंगे, हमने कितना मटेरियल यूज किया है। अच्छा, मटेरियल यूज आपने सबसे पहले आइटम है उसको कैलकुलेट करना है, लेकिन अगर कोई आप मटेरियल परचेज करते हो प्रोसेस के लिए, तो इससे पहले पिछले प्रोसेस के लिए भी आपने कुछ परचेज किया होगा, तो उसमें से जो कुछ बचा होगा उसकी हमारे पास क्या होगी, ओपनिंग इन्वेंट्री कहलाएगी। तो हम स्टार्ट करेंगे ओपनिंग रॉ मटेरियल। आप ओपनिंग रॉ मटेरियल आपके पास अवेलेबल होगा, उसमें ऐड करेंगे परचेजेस को, क्योंकि जब आपने करंट प्रोडक्शन करना है तो प्रोडक्शन के लिए आप क्या करते हो, कुछ ना कुछ परचेजेस करते हो, तो कुछ उस परचेज की कॉस्ट को हमने फाइंड करना है। तो परचेजेस हम क्या करते हैं, ओपनिंग के अलावा परचेजेस की डिफरेंट कॉस्ट होती है। अगर आपके पास फ्रेट इन है, कोई चीज़ परचेज किया है मार्केट में, उसको अपनी फैक्ट्री पोजीशन तक लाने, प्रीमिसेस तक लाने के लिए फ्रेट चार्ज करते हो, फ्रेट इन उसको चार्ज करते हो, तो आपके पास टोटल कॉस्ट ऑफ परचेजेस आ जाएगा। इसमें से कोई चीज़ हो सकती है लेस हो, जब परचेज की कॉस्ट आ जाती है प्रोडक्शन के लिए जो टोटल परचेज करते हैं, जिसको हम कहते हैं प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट। पूरा डिपार्टमेंट होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है परचेजेस के लिए, उसने क्वालिटी चेक करना है, उसने प्राइसेस चेक करना है, ये पूरा मैकेनिज्म उसका है। लेकिन हम सिर्फ स्टेटमेंट की हद तक जानने की कोशिश करेंगे क्या होता है। तो हमने क्या किया, ओपनिंग रॉ मटेरियल जो हमने प्रीवियस परचेज थी उसका जो बचा था वो ओपनिंग आ गया। उसके बाद हमने परचेजेस को ऐड किया। परचेजेस में आपने कोई चीज़, ट्रांसपोर्टेशन इन भी कहते हैं इसको, परचेजेस को फैक्ट्री प्रीमिसेस तक लाने के लिए। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड भी कहते हैं कि फैक्ट्री तक लाने के लिए हमने ट्रांसपोर्ट चार्जेस दिए। तो डिफरेंट नेम्स होते हैं, जैसे अगर एसीसी वगैरह करते हो आप, सीमा वगैरह करते हो, तो वो कैरियज इनवर्ड कहते हैं। तो इस टर्मिनोलॉजी को थोड़ा देखना। बाकी सब कंट्री में, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में हम इसको फ्रेट इन का भी नाम देते हैं, उसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन इन भी कहते हैं। तो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं। ये आपके पास टोटल परचेज आ गया। अच्छा, जो टोटल परचेजेस हैं हम यहाँ भी लिख सकते हैं। उसके बाद अगर हम इसमें ओपनिंग इन्वेंट्री को ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल परचेजेस अवेलेबल आ जाएंगी जो हम फैक्ट्री में यूज कर सकते हैं। उस अवेलेबल में से जो फैक्ट्री प्रीमिसेस में, वेयर हाउस में जो चीज़ आपके पास अवेलेबल है गुड, उसमें से ऐसा होता है कुछ आप यूज करोगे, कुछ आपके पास रह जाता है। जो रह जाता है उसको हम कहते हैं क्लोजिंग रॉ मटेरियल। क्लोजिंग रॉ मटेरियल, आपने कुछ को रॉ मटेरियल आपका रह जाता है जो यूज नहीं होता है, तो इसका मतलब है इसके अलावा बाकी जो आपका था वो हमने क्या किया, यूज किया। दैट इज मटेरियल यूज्ड। जो हमारा फर्स्ट जो था जिसको हमने कहा था डायरेक्ट मटेरियल, अभी हम डायरेक्ट पे हैं, इनडायरेक्ट की बात हमने नहीं की है। डायरेक्ट मटेरियल, इसको हम कहते हैं मटेरियल यूज। आपके पास फर्स्ट स्टेज पे हम पहुंच। इसके बाद हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। सेकंड क्या है, डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर को हम ऐड करते हैं, तो ये हमारी प्राइम कॉस्ट है। अगर आपके पास कोई डायरेक्ट एक्सपेंस है, एक्सपेंसेस भी आपके पास डायरेक्ट होते हैं। जैसे अगर आपने कोई स्पेशल एम्प्लॉई रखा प्रोडक्शन के लिए, जो नॉर्मल एम्प्लॉई के अलावा आपने हायर किया, उसको स्पेशल हायर कहते हैं। या कोई रॉयल्टी है तो उस रॉयल्टी को आपने पे किया है, तो उसको क्या कहते हैं, हम डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। तो इस तरह के एक्सपेंसेस को हम क्या कहते हैं, लाइसेंसिंग वगैरह होती है। थर्ड, तो डायरेक्ट
कोई एक्सपेंस आपका है तो हम उसको भी ऐड करते हैं। जितने भी डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को जब हम ऐड करते हैं तो इसको हम कहते हैं प्राइम कॉस्ट। आपके पास प्राइम कॉस्ट आ गई, ये सारे हमने क्या किया, डायरेक्ट्स को ऐड किया, ये तीनों डायरेक्ट्स को ऐड किया थर्ड। अब हम आ गए प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड को। फैक्ट्री, जैसे हमने कहा था जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे तीन कैटेगरीज के हैं। एक आपके पास फैक्ट्री के एक्सपेंसेस हो सकते हैं, उनको कहते हैं फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, और सेलिंग के जो आपके प्रोडक्ट बनने के बाद जो सेल करते हो उसके लिए आपके एक्सपेंसेस होते हैं, तो उसको कहते हैं सेलिंग एक्सपेंसेस। इस वक्त हम इसकी कॉस्ट फाइंड करने जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, फैक्ट्री के जो एक्सपेंसेस हैं इनडायरेक्ट, तो उसमें ये हो सकता है जो इनडायरेक्ट मटेरियल आपने यूज निकाला था, ये डायरेक्ट था। तो जो इसके अलावा, जैसे हमने कहा कि जो डायरेक्टली ट्रेस हो सकता है उसको हम डायरेक्ट मटेरियल कहते हैं, जो इनडायरेक्ट वो होता है जिसको हम ट्रेस नहीं कर सकते तो हम उसको कहते हैं FOH, वो हम फैक्ट्री ओवरहेड में डालते हैं। इनडायरेक्ट मटेरियल आपके पास आ जाएगा। इसी तरह इनडायरेक्ट लेबर आएगा। इनडायरेक्ट लेबर का मतलब है वो एम्प्लॉय जो डायरेक्टली प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं है, जैसे स्टाफ को अगर कोई बस से उसमें ड्राइवर लेकर आता है, लेकर जाता है, पिक एंड ड्रॉप देता है, तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस आता है फैक्ट्री के एम्प्लॉयज़ के लिए। इसके अलावा गेट कीपर है जो गेट में सिक्योरिटी के लिए खड़ा है, तो वो क्या है, आपका लेबर कहलाएगा, क्योंकि वो वहाँ पे टाइम दे रहा है, तो वो इनडायरेक्ट लेबर कहलाता है। इसी तरह सुपरवाइजर्स हैं आपके, अगर जितने ज़्यादा सुपरवाइजर है वो डायरेक्टली प्रोडक्ट पे काम नहीं करें, लेकिन जो भी प्रोडक्ट पे काम करने वाले हैं उनको सुपरवाइज कर रहे हैं, उनको इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो उनकी जो लेबर है उसको हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट लेबर है। तो इनडायरेक्ट लेबर है। इस तरह से और भी एक्सपेंसेस हैं जो डायरेक्टली इसके ऊपर नहीं लगे। जैसे हम रेंट तो कैलकुलेट कर सकते हैं, रेंट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, इनडायरेक्टली आता है। हमें ये नहीं पता कि हमने कितने यूनिट प्रोड्यूस करने इस मंथ, तो इसलिए हमने उसको इनडायरेक्ट रखा है, क्योंकि हम डायरेक्टली ट्रेस नहीं कर सकते। अगर 2 लाख हमारा रेंट है, हमने 1 यूनिट प्रोड्यूस किया तो वो सारा उसकी कॉस्ट होती है। इसी तरह अगर हमने 2 लाख हमारा रेंट है, 100,000 यूनिट्स हमने प्रोड्यूस किए तो 2 रुपीज़ एक के ऊपर आता है, इसलिए तो उसकी जो कॉस्ट है वो हमारी क्या है, इनडायरेक्ट। इसी तरह लुब्रिकेंट है, लुब्रिकेंट कितना लगा है हमें नहीं पता, तो जितने जो कूलिंग के लिए एयर कंडीशन हमने लगाया, इलेक्ट्रिसिटी हमने कंज्यूम की है, तो इस तरह के जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जब हम इन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम ऐड करते हैं तो ये हमारा टोटल फैक्ट्री ओवरहेड होता है, टोटल फैक्ट्री ओवरहेड। जब टोटल फैक्ट्री ओवरहेड को प्राइम कॉस्ट के साथ हम ऐड अप करेंगे तो ये हमारे पास टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगी। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो हमने प्रोड्यूस किया है उसकी कॉस्ट आ गई, जितने यूनिट हमने प्रोड्यूस किए। लेकिन यहाँ पे जब हम प्रोसेस करते हैं किसी भी चीज़ को, अगर हम कंटिन्यू बेसिस पे कोई चीज़ बना रहे होते हैं तो उसमें ये होता है कि हमारा जो प्रोडक्शन है उसमें लास्ट टाइम अगर कोई काम कर रहा होता तो मंथ एंड हो गया तो कुछ ना कुछ पे काम हो रहा होगा कुछ यूनिट्स पे, तो हम उसको कहते हैं एंडिंग यूनिट्स। जो वो लास्ट मंथ के जो एंडिंग थे वो नेक्स्ट मंथ के क्या होते हैं, ओपनिंग होते हैं। इसी तरह अगर हम काम करें तो इस महीने के एंड में भी कुछ पे काम हो रहा होगा तो वो क्या होगा, एंडिंग आ जाएगा वो, तो इस महीने का एंडिंग नेक्स्ट के लिए ओपनिंग होगा। तो हम यहाँ पे क्या करें, इस कॉस्ट पे जो वर्क इन प्रोसेस है उसके भी कुछ ना कुछ कॉस्ट आपकी ऐड हो जाती है, तो हम इसमें ऐड करते हैं ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस। ये वो यूनिट की कॉस्ट है जो पहले से थे, इसको हम ये इस तरह से भी कह सकते हैं कि हाफ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स थे। जो हाफ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स थे उन पे हमने इस महीने पे फर्दर कॉस्ट एड अप की है, तो उसको क्या कहते हैं, वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग। जिनको थोड़ा सा हमने काम किया, फिनिश किया, तो वो हमारे वेयर हाउस में चले गए, हम उसको बेच सकते हैं, सेलेबल हो गए, तो उसको क्या कहते हैं, ओपनिंग। तो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, वो कॉस्ट हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे, ऐड करेंगे उस पर, क्योंकि हमने ऐड
लगाई है। तो ये जब ये ऐड हो जाएगी उसमें, उसके अलावा ये करेंगे, लेस करेंगे क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। अगर इस महीने में कुछ यूनिट्स हैं जिस पे हम काम कर रहे हैं जो फिनिश नहीं हुए हैं, तो हम उसको माइनस करेंगे, तो हमारे पास क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं, या उसको यूं भी कह सकते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर हमारे पास ये आ गई। अच्छा, इसके अलावा कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है, जैसे कि इसके अलावा हमने क्या किया, अभी तो हमने सिर्फ ये ऐड किया है, इस एक्सपेंस को ऐड किया है। इसके अलावा हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भी हैं, सेलिंग एक्सपेंसेस भी हैं। जो फैक्ट्री में अगर कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हो तो हमारा क्या है, उसमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं उसके भी अखराजात होते हैं। उसके अलावा उस प्रोडक्ट को हमने आगे सेल भी करना होता है, तो उसके एक्सपेंसेस भी हैं, तो हम उन एक्सपेंसेस को भी माइनस करते हैं। अगर हम इस कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर, जैसे हमने कहा फर्स्ट हमारा क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर, हमने ये प्रिपेयर की। इसके बाद हम आते हैं दूसरा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर हमने बनाया जो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है। इसके बाद हमारी जो सेकंड स्टेटमेंट है वो है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, हम उस पे आते हैं। तो जैसे मैंने कहा था कि ये जो स्टेटमेंट है, हमने कितने यूनिट्स को, डायरेक्ट मटेरियल को ऐड किया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड किया, डायरेक्ट लेबर को ऐड किया, हमने ये मेन मेजर कंपोनेंट्स है उसको ऐड किया, तो हमारी क्या आ गई, प्राइम कॉस्ट। उसके ऊपर हमने फैक्ट्री का जो ओवरहेड है उसको ऐड किया, इनडायरेक्ट जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस थे, लेबर था, मटेरियल था, ऐड किया, वो फैक्ट्री ओवरहेड है। उसके बाद जो प्रोडक्शन में कुछ पहले का काम था उसको ऐड किया, जो अभी बचा है उसको हमने लेस किया। तो जो इस महीने में जो हमने प्रोडक्ट किया है, प्रोड्यूस किया है, उसकी कॉस्ट आ गई। मैंने ये कहा था कि हमारी जो पहली स्टेटमेंट है वो दूसरे का इंटीग्रल पार्ट होता है। इंटीग्रल पार्ट का मतलब ये है कि अब जब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बनाएंगे तो वहाँ पे हम कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर पूरा ऐड नहीं करेंगे, जब जस्ट एक आपके पास फिगर आ जाएगी और उसके आगे हम चलेंगे। वो कैसे होता है, हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट, अच्छा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट का मतलब ये है कि हमने कोई चीज को बेच दिया, तो सबसे पहले ओपनिंग फिनिश गुड्स आपका वेयर हाउस होगा। वेयर हाउस में आपने जो प्रोडक्ट बनाया होता है वो ट्रांसफर करते हैं, किधर ट्रांसफर करते हैं, डायरेक्ट वेयर हाउस में। तो वेयर हाउस में कुछ ना कुछ माल पड़ा होगा, तो वो हमारा क्या कहलाता है, ओपनिंग फिनिश गुड्स। तो हमारा क्या होगा, ओपनिंग फिनिश गुड्स आपके पास आ गया। इसमें हम ऐड करेंगे, इसमें हम ऐड करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर। ये वो प्रोडक्ट है जो हमने इस महीने में, पूरे महीने में प्रोड्यूस किया है। तो जैसे हमने ये पूरी स्टेटमेंट थी इस महीने की प्रोडक्शन की, इसको हम ऐड करेंगे, यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास अवेलेबल आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स। ओके, ओपनिंग फिनिश गुड में कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर, जो हमारी पूरी प्रोडक्शन शीट थी, हमने उसको की जो कॉस्ट हमने प्रिपेयर की है, तो उसको हम ऐड करेंगे। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल मींस के हमारे पास ये वो सारे गुड्स अवेलेबल हैं जो हम सेल कर सकते हैं, उसकी कॉस्ट आ गई। अभी हमने सेल तक हम नहीं पहुंचे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे हैं। तो ये क्या आपके पास जो सेल कर सकते हैं उसकी कॉस्ट आ गई। तो अब हम इसमें से क्या करते हैं, लेस करेंगे क्लोजिंग फिनिश गुड्स। क्लोजिंग फिनिश गुड्स का मतलब ये है जो वेयर हाउस में आपके पास वो प्रोडक्ट जिसको हमने सेल नहीं किया है, जो हम सेल नहीं कर सके, हमारी सेल टीम, तो वो हमारे पास अभी भी हमारे वेयर हाउस में अवेलेबल है। तो उसकी जितनी भी कॉस्ट हमने उस पर लगाई है उसको माइनस करेंगे, तो हमारे पास जो कॉस्ट आएगी रिमेनिंग, वो हमारे पास हम उसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ये हमारी दूसरी स्टेटमेंट थी। जैसे हमने कहा कि फर्स्ट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर, द सेकंड इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की जो स्टेटमेंट है उसमें ये हमारे पास पूरी स्टेटमेंट इंटीग्रल पार्ट है। अब आते हैं थर्ड पे। थर्ड स्टेटमेंट पे जब हम आएंगे तो उसको हम कहते हैं इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट
जैसे आप लोगों को पता होगा मैचिंग प्रिंसिपल कंसेप्ट जो बताता है कि आपके जितने भी रेवेन्यूज हैं उसमें से आपने आपके एक्सपेंसेस को ऑफसेट करना है। जिस पीरियड के एक्सपेंसेस होंगे उसको उस रेवेन्यू से ऑफसेट करना है। इसका मतलब ये है कि हमारे जो रेवेन्यू है उसमें से एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे तो हम अपने ग्रॉस प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट पे पहुंच जाएंगे। तो इनकम स्टेटमेंट आपने कॉस्ट अकाउंटिंग से पहले जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ा है उसमें आपने थारोली पढ़ा होगा। तो ये हम इनकम स्टेटमेंट को स्टार्ट कर रहा हूँ जस्ट स्केलेटन। सबसे पहले हम क्या रिपोर्ट करते हैं, रेवेन्यूज रिपोर्ट करते हैं। उसमें हमारी आ जाएगी सेल। अगर सेल में कोई चीज आपने सेल रिटर्न की है तो उसको हम माइनस करते हैं, या कोई सेल में आपने डिस्काउंट वगैरह दिया है तो उसको भी हम डिडक्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमारी सेल जो है वो नेट हो जाती है, कम हो जाती है। तो लेस करते हैं, लेस सेल्स रिटर्न एंड सेल्स डिस्काउंट। अगर आपकी सेल रिटर्न सेल डिस्काउंट है तो उसको हम इसमें से लेस करेंगे तो हमारे पास आएगी नेट सेल्स। अच्छा, ये जो सेल्स है ये आपकी दो तरह की होती है, वन इज कैश सेल, द अदर इज क्रेडिट सेल। हम यहाँ इस पे नहीं जा रहे कि ये हमारी क्रेडिट सेल है या कैश सेल है। हमने ओवरऑल रेवेन्यू को कंसीडर किया है, उसमें से जो भी आपका रिटर्न होता है, मोस्टली जो रिटर्न है या डिस्काउंट होता है वो क्रेडिट सेल पे होता है। तो आपके पास नेट सेल आएगा। नेट सेल में से हम लेस करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब ये जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है इसमें कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर इंटीग्रल पार्ट है। अब इनकम स्टेटमेंट में सेल के बाद कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो हमारा आया है वो इसमें से माइनस करते हैं। ये जैसे आया था तो ये हम इसमें से माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाता है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। जैसे हमने कहा था कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस तीन तरह के होते हैं। हमने कहा था इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है वो तीन तरह के होते हैं। द फर्स्ट इज फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस, सेकंड इज एडमिन एंड ऑफिस के जो एक्सपेंसेस हैं, थर्ड आर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो एक्सपेंसेस है ग्रॉस प्रॉफिट के बाद इन दोनों एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं। तो लेस करते हैं जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस और सेलिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। जब इनको हम माइनस करते हैं इसमें से तो हमारे पास आ जाता है नेट प्रॉफिट। अच्छा, हमने यहाँ पे जो EBIT या EAT या टैक्स या इंटरेस्ट की बात नहीं की, हम स्केलेटन उस पर बात कर रहे हैं कि मकसद ये है कि जो समझाना है, जो स्टेटमेंट है वो आपके इंटीग्रल पार्ट होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट आपके पास स्टेटमेंट है दैट इज ऑनर्स इक्विटी स्टेटमेंट। उसको स्टॉप करो उधर। हमारा जो फोर्थ स्टेटमेंट है दैट इज ऑनर्स इक्विटी स्टेटमेंट। ऑनर्स इक्विटी स्टेटमेंट का जैसे नाम से ही इक्विटी है, किसकी इक्विटी है, ऑनर की इक्विटी। ऑनर की इक्विटी क्या होता है, जिसने बिजनेस में पैसा लगाया होता है, उसके बाद क्या है, जो भी बिजनेस की एक्टिविटीज है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, उसमें से उसको या तो लॉस हुआ होगा या तो प्रॉफिट हुआ होगा, वो उसका कैपिटल या तो एड अप करेगा या उसमें से माइनस करेगा। तो हम क्या करते हैं, इसमें हमने जो कैपिटल में चेंजेस इन इक्विटी, इसको यूं कहते हैं चेंजेस इन इक्विटी, हम उसमें बताते हैं। तो किस तरह होगा वो, सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल आपके पास आ जाएगा। इसमें हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे या लेस करेंगे। अगर प्रॉफिट हुआ है तो ऐड करेंगे इसमें, अगर लॉस हुआ है तो आप क्या करोगे, लेस करोगे। इसमें हमारा लेट सपोज हमने प्रॉफिट जनरेट किया था, ऐड प्रॉफिट, तो प्रॉफिट इसमें आपका ऐड हो जाएगा। तो आपके पास जो अमाउंट आ जाएगा दैट विल बी क्लोजिंग कैपिटल।
अब जैसे हमने कहा था कि कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर जाता है आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड स्टेटमेंट में, और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड स्टेटमेंट जो बना है वो जाता है आपके इनकम स्टेटमेंट में। इनकम स्टेटमेंट में हम प्रॉफिट या लॉस को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो जाता है आपका एक इंटीग्रल पार्ट में, मतलब जितना भी काम किया है वो सिर्फ इसके ऊपर है। अब ये आपके पास आ गया इक्विटी में, इसको आपने एब्जॉर्ब किया। अब इक्विटी का जो पार्ट है वो आगे आ जाता है, देयर इज बैलेंस शीट। हम बैलेंस शीट में स्केलेटन फॉर्म में बना रहा हूँ। बैलेंस शीट मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है वो पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो मैं पार्शियल बैलेंस शीट बनाऊंगा कि जो कंसेप्ट है उसको समझाने की कोशिश करेंगे। तो पार्शियल बैलेंस शीट में हमारे पास इस तरफ एसेट्स होंगे, ऑन द अदर हैंड वी विल हैव इक्विटीज। आपके पास इक्विटीज है, इक्विटीज में लायबिलिटीज कुछ होता है, तो ऑनर्स इक्विटी। जैसे कि आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इक्विटी में क्या किया था, सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल, फिर उसके बाद ड्राइंग लेस किया था, फिर प्रॉफिट को ऐड किया था, रिटेन अर्निंग वगैरह सब कुछ। अगर आपने सेपरेट ओनर्स इक्विटी स्टेटमेंट बनाई है तो यहाँ पे सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। आप क्या करोगे, इस अमाउंट को डायरेक्ट इधर लेकर आओगे क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल। तो आपके पास जो अदर अमाउंट्स है उसमें ऐड होके टोटल इक्विटी आ जाएगा, टोटल इक्विटीज आ जाएगा। अच्छा, इस पूरे प्रोसेस में हमने ये समझाने की कोशिश की कि जितने भी हमारे जो स्टेटमेंट होता है, कौन सा स्टेटमेंट पहले होता है, उसके बाद दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा। जैसे हम ग्रो करते हैं तो सबसे पहले ग्रेड 1 पढ़ते हैं, 2 पढ़ते हैं, 3 पढ़ते हैं। मीन्स अगर 3 4 ग्रेड पे आते हैं तो इससे पहले जो भी होता है वो उसके अंदर मौजूद हो रहा होता है, उसका बेस होता है। इसी तरह अकाउंटिंग में भी जो प्रोसेस होता है उसमें भी ये है कि आपके जो स्टेटमेंट्स हैं वो दूसरे के इंटीग्रल पार्ट्स होते हैं। इसी तरह अगर हम बैलेंस शीट तक पहुंचते हैं तो जो कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर बनाया था हमने, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बनाया था, इनकम स्टेटमेंट बनाया था, ओनर्स इक्विटी स्टेटमेंट बनाया था, लास्ट में एक ही आपके पास क्लोजिंग कैपिटल में वो सारा समराइज हो गया। तो इस तरह से हमारे स्टेटमेंट्स हैं। तो फर्दर हम ये करेंगे, जो हमारे क्वेश्चंस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इस चैप्टर में हमारे हो सकता है 8 या 9 लेक्चर्स होंगे, तो थारोली आपने उन सारे लेक्चर्स को पढ़ना है ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप हो। अगर आपने डिसकंटिन्यू किया, शुरू से आखिर तक नहीं पढ़ा, तो फिर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। नॉर्मली यूट्यूब में क्या होता है, एक लेक्चर होता है, उसके ऊपर आप देखते हो, उसके बाद स्किप करते हो। तो स्किप करने से अगर आपको ज़रूरत नहीं है कॉस्ट अकाउंटिंग की तो फिर आप स्किप कर सकते हो। अगर आपने कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ना है, या आप स्टूडेंट है कॉस्ट अकाउंटिंग, या जैसे सीमा कर रहे हो, सीए कर रहे हो, एसीसीए कर रहे हो, बी कॉम कर रहे हो, एम कॉम कर रहे हो, बीबीए कर रहे हो, एमबीए कर रहे हो, तो आपके लिए लाजमी है थारोली ये जो हम मेरे पास जो एक्टिविटीज़ होंगी, जो प्रॉब्लम्स हैं, ये पूरी दुनिया की जो टॉप 5 बुक्स हैं उसमें से जो एक्टिविटीज़ हैं उसी तरह की एक्टिविटीज़ की जो वर्क बुक बनाई है, तो उस वर्क बुक से ये हम क्वेश्चंस एक्सट्रैक्ट करेंगे और उन्हीं को हम सॉल्व करेंगे, ताकि आप इंडिया में हो, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में हो, कनाडा में हो, आप ऑस्ट्रेलिया में हो, अमेरिका में हो, नो मैटर, आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कॉस्ट अकाउंटिंग आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।